हेलो एवरीवन। अध्याय 4 समांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आज हम नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं और यह टॉपिक है समांतर श्रेणी का योग। अब तक हमने अनुक्रम, श्रेणी ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब समांतर श्रेणी का जो हमारा क्रम था वो भी हमने पढ़ा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, समांतर श्रेणी के जो दिए गए पद हैं उनके टोटल पदों का योग कितना होता है ये हम यहाँ पर जानने वाले हैं। जैसे यहाँ पर बताया है समांतर श्रेणी एक दिया गया है 5, 7, 9, 11, 13 के प्रथम 3 पदों का योग। तो 3 पद यानी कि 5, 7, 9 ये 3 पदों का योग हमारा क्या है, अब ये हम यहाँ पर जानते हैं। तो S3 यानी 3 पदों के लिए हम यहाँ पर ले लिए S3। अब S3 का टोटल कितना हो जाएगा, चूँकि 1, 2, 3 तीनों पदों का योग टोटल हो रहा है 21। इसी प्रकार हम और भी बहुत सारे पद दिए रहेंगे, तो कुल पदों का योग हम कैसे जान सकते हैं आसानी से, ये हम आज देखने वाले हैं। समांतर श्रेणी के n पदों का योग। सबसे पहले देखते हैं सर्वांतर, यानी कि इसको हम D से डिनोट करते हैं। समांतर श्रेणी का प्रथम पद हम इसे A से डिनोट करते हैं। योगफल यहाँ पर एक नया है, तो योगफल के लिए हम यहाँ डिनोट करेंगे SN से। और आते हैं अंतिम पद। हम पिछले प्रश्नावली में अंतिम पद के लिए AN से दर्शाते थे, पर अब यहाँ हम क्या करेंगे, L से दर्शाएंगे। अब यहाँ पर जितने भी हैं सबके लिए अलग अलग हमने चिन्ह डिनोट कर लिए हैं। अब चूँकि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अब n पदों के योगफल के लिए हम यहाँ सूत्र लेंगे SN बराबर n/2 2a धन n-1 गुणित d। ये हमारा क्या है, n पदों का योगफल के लिए सूत्र है। इसी तरह हम एक और सूत्र है, अगर हमारा अंतिम पद l जब दिया हो तब हम n पदों का योगफल का सूत्र लगाएंगे n/2 a प्लस l। तो ये हमारा 2 सूत्र यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे आने वाले प्रश्नावली में। प्रश्नावली 3, पहला प्रश्न हम यहाँ पर ले रहे हैं, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। पहला है 9, 12, 15 इसी तरह 16 पदों तक। तो यहाँ पर कुल हमें बताया गया है कि टोटल यहाँ पर जो समांतर श्रेणी है वो 16 पद दिए गए हैं। तो यहाँ प्रश्न को समझने वाली बात है कि कुल संख्या कितने हैं, तो 16 पदों तक यानी कि 16 संख्या। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले 9 जो है प्रथम पद है, तो A से हम यहाँ दर्शाएंगे A बराबर 9। फिर आते हैं D यानी कि सर्वांतर। सर्वांतर हम हमेशा निकालते हैं द्वितीय पदों से प्रथम पद को घटाकर, तो 12 ऋण 9 बराबर 3। और इसके बाद देख रहे हैं कि कुल हमारे कितने पद हैं, 16 पद हैं। इसलिए हम तो कुल संख्या, तो संख्या को n से दर्शाएंगे और n बराबर यहाँ बताया गया है 16। तो ये हमारा पहले से जो दिया गया है चीज़ें हैं उसे हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम चूँकि हमें 16 पदों तक का क्या ज्ञात करना है, योग यहाँ पर निकालने हैं। तो हम यहाँ पर जान रहे हैं n पदों का योग के लिए हमारा सूत्र होता है SN बराबर n/2 2a धन n-1 d से। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, सभी मानों को यहाँ पर भरते चलते हैं। तो n का मान यहाँ पर हमारा क्या है, 16 दिया गया है, 16/2। यहाँ भी s और n के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 16। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2 गुणित a के स्थान पर 9 है इसलिए 9 भरेंगे, धन n के स्थान पर 16 ऋण 1 और d के स्थान पर हमारा है 3। तो अब इसे हम आगे हल करते हैं। 2 से यहाँ भाग चला जाएगा, बचेगा यहाँ पर 8, 2 × 18 धन 16 में 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15, तो 15 गुणित 3। इस प्रकार हमारा क्या हो जा रहा है 8 और यहाँ पर हो जाएगा 18 धन 15 × 45 और कुल हो जाता है हमारा 8 गुणित 18 और 45 यहाँ पर हो जाएगा 63। तो इस प्रकार हमारा मान यहाँ पर हो जाएगा 504। ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर SN यानी कि S 16 पदों का मान यहाँ पर मिल चुका। बहुत ही आसान प्रश्न था, आप शेष प्रश्नों को इसी तरह बनाएं। प्रश्न नंबर 3, समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल में देखेंगे कि हमारा जो दिया गया समांतर श्रेणी है इसमें हमें क्या क्या दे दिया गया है। तो दिए गए समांतर श्रेणी, इसमें सबसे पहले हमें दिया गया है प्रथम पद a बराबर 24,
फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा सर्वांतर डी बराबर हो जाएगा, दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे तो 21 ऋण 24 बराबर ऋण 3। और फिर हमें यहाँ पर बताया गया है कि कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो। तो योग के लिए हमें पता है उसे हम एस एन से दर्शाते हैं, जो कि हमें बता दिया गया है कितना है 78। अब हमें यहाँ बोला गया है कि कितने पद, तो हमें यहाँ पर पता है कि कितने पद मतलब यहाँ पर n की संख्या। तो n को हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना n पद लिए जाए। जब n पद लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तब एस एन का मान क्या होगा 78 होगा। मतलब हमें यहाँ पर n का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं, इसलिए एस एन बराबर हमारा हो जाएगा n बटा 2a धन n-1 d से इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं एस एन का मान हमें बताया गया है, तो हम यहाँ पर भरते चलते हैं। तो एस एन यानी कि 78 बराबर n हमें ज्ञात करना है, इसलिए हमें ऐसे ही रखना है n बटा 2। अब देखते हैं 2 गुणित a के स्थान पर बताया गया है 24 धन n का हमें नहीं बताया गया है, वही रहेगा -1 d के स्थान पर हमारा यहाँ हो रहा है ऋण 3। अब आगे देखते हैं 78 का हम पता है यहाँ पर 2 का इधर गुणा कर सकते हैं, तो यहाँ हम तिर्यक गुणा जब करेंगे इनका 2 से तो यहाँ पर हो जाएगा 78 दूनी 156 बराबर हो जाएगा। यहाँ पर n बाहर रहेगा और 2 गुणित 24 यानी कि 48 और यहाँ पर हो जाएगा 3 का गुणा करते चलेंगे तो माइनस और प्लस यहाँ पर हमारा हो जाएगा -3n। तो इसको हम हटाकर क्या करेंगे -3n लिखेंगे। अब माइनस और माइनस प्लस इसलिए 3 एकम 3 तो धन 3 हो जाएगा। अब हम n का भी इधर गुणा कर सकते हैं, या तो फिर इसको पहले आगे ही हल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, तो 48 और 3, तो पहले लिखते हैं n, 48 और 3 हो जाएगा 51 ऋण 3n। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ 3 कॉमन निकालने से 3 बाहर हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 17 तिया 51, इसलिए 3 बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा 17 ऋण, यहाँ से 3 बाहर चला गया तो बचेगा यहाँ पर n। इस प्रकार अब हम 3 का इधर भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 156 बटा 3 और यहाँ पर n का इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 17n ऋण n का वर्ग। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, इसको भाग करेंगे तो हमारा यहाँ पर प्राप्त होता है 3 पंचे 15 और 3 दूनी 6 यानी कि 5 और 2 तो 52 हो जाएगा। 52 बराबर 17n ऋण n का स्क्वायर। इस प्रकार जब हम इसे हल कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जा रहा है 52 बराबर 17n ऋण n का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक समीकरण प्राप्त होने वाला है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर 52 को या इधर पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने से हो जाएगा n का वर्ग ऋण में है इधर आकर धन हो जाएगा, 17n धन में है इधर आकर ऋण हो जाएगा ऋण 17n और बराबर 52 जो है इधर आकर ये यहीं रहने देते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा धन 52 और बराबर इधर हमारा बच गया 0। इस प्रकार ये हमारा एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसे हम आसानी से हल कर सकते हैं, चूँकि पिछले प्रश्नावली में हम पढ़ चुके हैं। इसे हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो गुणनखंडन हम यहाँ पर करते हैं, क्या हो जाना है, तो बीच के पदों को हमें इस प्रकार से तोड़ना है जिससे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिससे गुणा करने से इनका गुणांक और इनके गुणांक के बराबर आने चाहिए। यानी कि यहाँ 1 है और यहाँ पर 52, तो यहाँ पर 52 हो रहा है, 52 एकम 52, इसलिए इनको हमें इस पद में तोड़ना है कि गुणा करने से 52 तो आए लेकिन जोड़ने घटाने से ये 17 ही रहे। तो इस प्रकार हम चलते हैं आगे। यहाँ हो जाएगा n का वर्ग ऋण 13n ऋण 4n धन 52। इस प्रकार हमने यहाँ पर गुणनखंडन कर लिया, देख सकते हैं 13 और 4 को जब हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो 17 हो रहा है और दोनों का जब गुणा करेंगे तो टोटल 52 आ रहा है। तो इस प्रकार हम इसे आसानी से क्या कर लिए, गुणनखंडन कर लिए। अब हम इसे कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको 2 पदों में विभाजित कर लेते हैं इस प्रकार। अब यहाँ से जब हम n कॉमन निकालेंगे तो बचेगा n बाहर, एक n यहाँ से बचेगा ऋण, यहाँ से n बाहर निकल गया तो 13 माइनस, यहाँ से जब हम 4 बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा n और यहाँ से 13 चौक 52, इसलिए बचेगा हमारा
13, और चूँकि ऋण हमने बाहर निकाल दिया है इसलिए यहाँ पर भी क्या बचेगा, 2 ऋण है इसलिए 1 ऋण यहाँ बचेगा बराबर 0। अब यहाँ से हम पूरे पदों में n ऋण 13 जो है कॉमन है, इसलिए n ऋण 13 हम बाहर निकालेंगे। अब बाहर निकालने से क्या बच रहा है, तो इस पदों में n बचेगा और ऋण यहाँ पर से 4 बचेगा। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। हमें यहाँ पर गुणनखंड का मूल भी ज्ञात करना है, तब हम यहाँ पर n का मान बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम इनको क्या कर लेते हैं, अलग अलग विभाजित कर लेते हैं। तो n ऋण 13 बराबर 0 या n ऋण 4 बराबर 0, ये दोनों अलग अलग विभाजित हो जाएगा। यहाँ दोनों को हम हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, n बराबर 13 को पक्षांतर किए तो क्या प्राप्त हुआ, 13, चूँकि ऋण था यहाँ पर आकर धन हो गया। इसी तरह n यहाँ पर ऋण 4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 4, तो ये हमारा आ गया n बराबर 4। अब ये दोनों मान हमारा प्राप्त हो रहा है n का मान 4 और 13, और यही हमारे क्या हैं उत्तर होंगे।